नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 की, और दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे, ठीक है, और उन कंसेप्ट बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी अपन से जुड़ सके, ठीक है दोस्तों। तो कल अपन ने बात की थी मटेरियल क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होती है दोस्तों, मटेरियल के यांत्रिक गुण क्या थे, कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी, पदार्थ पर कौन कौन से प्रकार के बल लग सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया था। फिर अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था स्ट्रेस क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है। उसके बाद दोस्तों अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था स्ट्रेन क्या होता है। फिर उसके बाद दोस्तों अपन ने हुक का नियम पढ़ा था। उसके बाद पिंड में विरूपण डेल्टा एल का फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, और उसके बाद डेल्टा एल के आधार पर अपन ने एक क्वेश्चन किया था, एक न्यूमेरिकल किया था, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से वहां तक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है कर्तन विकृति। क्या है? कर्तन विकृति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो दोस्तों कल अपन ने जो भी कुछ पढ़ा था उस सब की हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मैंने ऐप के अंदर डाल दी है। स्टडी जोन क्लासेस की ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और गूगल प्ले स्टोर से भी आप स्टडी जोन क्लासेस की ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जो उसमें मैथमेटिक्स का कोर्स है 700 रुपये का, उसके अंदर आपको क्लिक करना है। हालांकि पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी फिजिक्स की, लेकिन मिलेगी उसी के अंदर, उसमें क्लिक करना है। फिर उसमें कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको फिजिक्स क्लासेस पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उस पर क्लिक करते कल की क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी, आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे अपने क्लासेस होती जाए उसकी पीडीएफ उसमें डलती जाएगी। हालांकि आज की क्लास की पीडीएफ मैंने पहले से उसमें डाल दी है, ठीक है। तो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और जिसको कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स खरीदना हो वो ऐप के अंदर जाके 700 रुपये में खरीद सकता है। दोस्तों आज रात के 9 बजे तक डिस्काउंट चल रहा है 10% का। तो आज रात के 9 बजे से पहले अगर आप मैथमेटिक्स का कोर्स खरीदते हो तो आपके 630 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। आज रात के 9 बजे के बाद उसकी फीस बढ़ जाएगी। वहाँ पे कूपन कोड है, उस कूपन कोड पे अप्लाई करते 10% डिस्काउंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स आप वहाँ से पढ़ सकते हो कंप्लीट। 3 चैप्टर मैथमेटिक्स के अपने वहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, और फिजिक्स अपन ने यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कल से अपन ने शुरुआत की थी, आज हमारी क्लास नंबर 2 है। सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। आपके 2 प्रकार के लगभग बुक चलते हैं, एक तो एनके और एक ऋषभ पब्लिकेशन। उन दोनों बुकों से बेस्ट कंटेंट अपने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और इसी प्रकार से आपको करके आना है, तभी आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अपन बात करते हैं कर्तन विकृति, शियर स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो बच्चों पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक आयताकार ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी भुजा ए बी सी और डी है। इस आयताकार ब्लॉक की मैंने नीचे की जो भुजा है ए बी, इसको दोस्तों फिक्स कर दिया। इसका मतलब ये लाइन जब खींचते अपन टेढ़ी टेढ़ी, इसका मतलब है ये भुजा क्या है, फिक्स है। क्या है ये? फिक्स है। और इसकी ऊपरी जो भुजा है सी डी, इस पर मैंने एक टेंसाइल फोर्स एफ लगाया, तनाव बल एफ लगाया। तनाव बल एफ के कारण दोस्तों क्या है, ये नीचे की भुजा तो फिक्स है, तो फिक्स है तो ये तो ऐसे की ऐसे ही लगी, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है, ए और बी। लेकिन दोस्तों ये जो भुजा सी डी है, ये अपनी अक्ष से थोड़ी सी क्या होगी, झुकेगी। क्या हुआ? झुकेगी। ये थोड़ी ऐसी टेढ़ी हो गई। ये सीधी थी तो सीधी तो नहीं रही, ये भुजा ऐसे सीधी थी तो सीधी नहीं हुई, ये कुछ कोण से झुक गई, ठीक है। ये कैसे झुकी, ये इधर देखो एक मिनट, ये एंगल मान लिया अपन ने, क्या दे दिया इसको, फाई नाम दे दिया। क्या दे दिया? फाई। तो जो ये विकृति आई इसके कोण में, जो विकृति आई, इसी विकृति को कहा जाता है शियर स्ट्रेन। इसी को क्या कहा जाएगा दोस्तों, ये जो डिफ्लेक्शन आया इसी को बोला जाएगा शियर स्ट्रेन। क्या बोला जाएगा? शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो भुजा ए बी फिक्स थी, भुजा सी डी पे अपन ने एक तनाव बल लगाया। तनाव बल लगाने के कारण ये डी डैश आ गया और ये सी डैश पे आ गया। इस कोण से झुकी, और ये झुकी तनाव बल के कारण जिसमें कोण में जो परिवर्तन आया, कोण में जो डिफ्लेक्शन आया, इसी को कहा जाता है शियर स्ट्रेन। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? शियर स्ट्रेन कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक आयताकार ब्लॉक है ABCD, जिसके एक भुजा AB को फिक्स किया और ऊपरी भुजा पे एक तनाव बल लगाया। तनाव बल के कारण यहाँ पे जो इनकी भुजाओं में कोण में जो परिवर्तन आया, इसी को कहा जाता है शियर स्ट्रेन, जिसे हिंदी में बोले तो कर्तन विकृति। इसकी डेफिनेशन है रिटर्न नोट्स के PDF में लिखी हुई, आपको मिल जाएगी। थ्योरी के माध्यम से मैं आपको इसको समझाता हूँ कि चित्रानुसार एक आयताकार सतह ABCD है, जिसकी भुजा AB स्थिर है तथा भुजा CD पर एक तनावी बल F लगा हुआ है, जिसके कारण भुजा CD में विरूपण होता है, जिसे चित्रानुसार फाई के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और इसी को क्या कहा जाता है, कर्तन विकृति, शियर स्ट्रेन कहा जाता है। तो दोस्तों ये शियर स्ट्रेन की परिभाषा होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ दोस्तों जो ये फाई है ये क्या है, कर्तन विकृति है, कर्तन विकृति। इसी प्रकार दोस्तों यदि अपन किसी छड़ पर तनावी बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तनावी बल लगाएंगे, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो उसके अंदर जो विकृति उत्पन्न होगी उसे तनाव विकृति कहा जाता है, और संपीड़न बल के कारण जो विकृति उत्पन्न होगी उसे संपीड़न विकृति कहा जाता है। तो नोट में पॉइंट नंबर 1, तनावी बल के कारण उत्पन्न विकृति तनावी विकृति कहलाती है, तनावी विकृति कहलाती है। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए, यदि किसी छड़ पर तनावी बल लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो वहां पे जो विकृति उत्पन्न होगी उसे तनावी विकृति कहेंगे। और संपीड़न बल के कारण उत्पन्न विकृति संपीड़न विकृति कहलाती है। तो दोस्तों 3 प्रकार की विकृतियां यहाँ पे होती है। तनावी बल के कारण जो विकृति उत्पन्न होगी उसे तो तनावी विकृति कहा जाएगा, और संपीड़न बल के कारण जो विकृति उत्पन्न होगी उसे संपीड़न विकृति कहा जाएगा। और दोस्तों शियर स्ट्रेन यानी कर्तन विकृति क्या होती है, किसी कोण में परिवर्तन आ जाएगा तो उसे कर्तन विकृति कहा जाएगा। मेरे हिसाब से तीनों प्रकार की विकृतियों के कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो अपन आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से फिजिक्स पढ़ने का अपन काम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इस प्रकार से अपना शेड्यूल रहेगा। बस मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस क्लास के लिंक को जितने भी ग्रुप है आपके फर्स्ट ईयर के कॉलेज के, उन सभी ग्रुपों में इस क्लास के लिंक को शेयर कर दिया करो, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़ सके, तभी दोस्तों क्लास का मजा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अगला टॉपिक है आयतन विकृति। क्या है, आयतन विकृति, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोला जाता है दोस्तों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होती है आयतन विकृति? दोस्तों मान लो कोई छड़ है या कोई वस्तु है जिसकी लंबाई L है, इस छड़ पर मैं तनाव बल भी लगा सकता हूँ और संपीड़न बल भी लगा सकता हूँ। तो तनाव बल या संपीड़न बल के कारण इसका आयतन में जो परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन तथा इसका जो प्रारंभिक आयतन होगा, इसके अनुपात को आयतन विकृति कहा जाता है, और उसे एप्सिलॉन V से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, एप्सिलॉन V से। दोस्तों लास्ट क्लास अपन ने बात किया था विकृति को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, एप्सिलॉन से। यहाँ आयतन विकृति की अपन बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे V आया। क्या V? तो आयतन में परिवर्तन तथा किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहा जाता है। इसे एप्सिलॉन V से प्रदर्शित किया जाता है। आयतन में परिवर्तन कब आएगा, जब बल लगाएंगे तभी तो आयतन में परिवर्तन आएगा। तो आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहा जाता है, इसे एप्सिलॉन V से प्रदर्शित किया
जाता है। दोस्तों इसके यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की बात करें, तो आयतन में परिवर्तन हो चाहे आयतन हो, दोनों का मात्रक मीटर क्यूब रहेगा, और मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं रहेगा, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसकी परिभाषा नोट्स में आपको मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर, ठीक है। नोट्स में तो आपको मिल जाएगी, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको खुद की राइटिंग में नोट्स जरूर बनाने, ठीक है। खुद की राइटिंग में नोट्स नहीं बनाओगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। और अगला जो टॉपिक है बच्चों अपना, वह है आयतन मापांक। क्या है? आयतन मापांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। अगला टॉपिक अपना आयतन मापांक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बल्क मॉडुलस, ठीक है दोस्तों। तो प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को, दोस्तों इधर समझो, प्रतिबल तथा आयतन विकृति, आयतन विकृति, प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहा जाता है तथा इसे कैपिटल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल के द्वारा। तो आयतन मापांक बल्क मॉडुलस की परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों? प्रतिबल तथा किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा उसके आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहा जाता है और उसे कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबल को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन विकृति को अपन एप्सिलॉन वी से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन वी क्या कहलाएगा? बल्क मॉडुलस कहलाएगा, आयतन मापांक कहलाएगा, और इसे कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों आयतन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, अभी हमने पढ़ा आयतन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। तो जो प्रतिबल का मात्रक रहेगा वही किसका मात्रक रहेगा? आयतन मापांक का मात्रक रहेगा। तो इसके यूनिट की अपन बात करें तो प्रतिबल का मात्रक क्या रहता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कल वाली में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इस टॉपिक को समझ सकते हैं, बल्क मॉडुलस को, आयतन मापांक को। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। ठीक है भाई, अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। एक क्लास पहले हो चुके हैं जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जिसने पहले वाली क्लास नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाइए और पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर क्लासेज में जाइए, वहाँ पे फिजिक्स की फर्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड क्लास, उसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें अपना चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाएगा फिजिक्स का, ठीक है। इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चले आगे, तो आगे हम चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा, वह है प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक। क्या है अगला जो टॉपिक अपना? वह है प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक। हालांकि ये टॉपिक अपन कल भी पढ़ चुके हुक के नियम में भी, ठीक है, लेकिन एक बार दोबारा और पढ़ लेते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक यंग मापांक कल अपने हुक के नियम के नाम से पढ़ा था इनडायरेक्टली, आज डायरेक्टली पढ़ते हैं प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक के नाम से, जिसे इंग्लिश में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या होता है दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? इसे अपन समझते हैं। तो दोस्तों प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को, कल भी हमने ये पढ़ा था हुक के नियम में, प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को, प्रतिबल को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, विकृति को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। यही फॉर्मूला आया था कल हुक के नियम से अपने पास, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आज क्या हो गया कि प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को, प्रतिबल किसमें उत्पन्न होगा? किसी वस्तु में बाह्य बल लगाने पर प्रतिबल उत्पन्न होगा, तो किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर उत्पन्न प्रतिबल तथा उत्पन्न विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक कहा जाता है
और उसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसके यूनिट की अपन बात करें, इसके मात्रक की अपन बात करें तो विकृति का कोई मात्रक नहीं रहेगा। जो प्रतिबल का मात्रक रहेगा वही किसका मात्रक रहेगा, वही ई का मात्रक रहेगा। तो ई का मात्रक क्या जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अपन इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन अगले टॉपिक की बात करें और अगला जो टॉपिक है दोस्तों अपना वह है कर्तन मापांक। क्या है, कर्तन मापांक, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। ठीक है, कर्तन मापांक शियर मॉडुलस। तो दोस्तों शियर मॉडुलस कर्तन मापांक में कुछ भी नहीं है। यहाँ प्रतिबल तो वहाँ पे कर्तन प्रतिबल आ जाएगा। क्या जाएगा, कर्तन प्रतिबल आ जाएगा। नीचे विकृति आता है तो वहाँ नीचे कर्तन विकृति आ जाएगा। ठीक है, तो यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक तो कहते थे प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को। तो प्रतिबल और विकृति के आगे अपन ने क्या लगा दिया, कर्तन और कर्तन। तो कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहा जाता है। इसे कैपिटल सी या कैपिटल एन या कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। किसी बुक में तो इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित कर रखा है, किसी बुक में इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित कर रखा है, किसी बुक में इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित कर रखा है। तो अपन ने तीनों लिख दिया। ठीक है, तो इसे सी या एन या कैपिटल जी से प्रदर्शित कर सकते हैं। कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहा जाता है। इसे कैपिटल सी, कैपिटल एन या कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसके यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो कर्तन विकृति का तो कोई मात्रक नहीं रहता। तो जो प्रतिबल का मात्रक रहेगा वही इसका मात्रक रहेगा। और प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो दोस्तों हमने बात करी है प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक के बारे में और कर्तन मापांक के बारे में। इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर अपन बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, ठीक है भैया, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, और मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस क्लास के लिंक को इतना शेयर कर दो खतरनाक तरीके से, ताकि सभी विद्यार्थियों के पास ये क्लास पहुंच सके। यार इतना सा तो धर्म का काम आप कर सकते हो। अपनी क्लास का जो भी ग्रुप है, आपका कॉलेज का ग्रुप होगा, तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप होगा, ठीक है, तो उन ग्रुप में व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर तो इस क्लास के लिंक को शेयर कर सकते हो। यार धर्म का काम है, अगर धर्म का काम करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, बेग नहीं लगेगी। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो कम से कम इतने रिक्वेस्ट करने के बाद जब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फिजिक्स पढ़ाई जा रही है तो इतना सा तो आप कर सकते हो। तो मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें अपने जो भी ग्रुप है फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, सभी में। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आगे अपन चलते हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। तो आगे जो अगला टॉपिक अपना वो है प्रत्यास्थ सीमा। क्या है, प्रत्यास्थ सीमा। प्रत्यास्थ सीमा जिसे अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा। क्या होती है दोस्तों इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा? वैसे अपन लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, हुक के नियम के अंदर मैंने बताया था इलास्टिक लिमिट क्या होती है, प्रत्यास्थ सीमा क्या होती है। लेकिन फिर भी एक बार थ्योरी के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु में विरूपण होता है, और जैसे जैसे बाह्य बल का मान बढ़ाया जाता है तो विरूपण का मान भी बढ़ता जाता है। इस स्थिति में विरूपण स्थायी विरूपण कहलाता है। जिस स्थिति में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल, अधिकतम विकृति तथा अधिकतम बल प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत आते हैं। एक बार और समझते हैं, एक बार और थ्योरी के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों किसी वस्तु पर अपन बल लगा रहे हैं, उसमें बल लगाएंगे तो उसमें विरूपण होगा। जैसे जैसे अपन बाह्य बल का मान बढ़ाते जाएंगे तो विरूपण का मान भी बढ़ता जाएगा।
एक अधिकतम स्थिति ऐसी आएगी जब अपन ने बल का मान बढ़ाया तो वस्तु में परमानेंट विरूपण हो जाएगा, यानी वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगा। तो फोर्स की ऐसी अधिकतम लिमिट जहाँ पर पदार्थ वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ सके उसे कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। तो वहाँ पे जो बल होगा, जो प्रतिबल होगा और जो विकृति होगी वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत आएंगे, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत आएंगे। तो प्रत्यास्थ सीमा वह सीमा है जहाँ पर आरोपित बाह्य बल तथा प्रतिबल तथा विकृति का मान अधिकतम होता है। उससे ज़्यादा भी अगर अपन ने बल लगा दिया तो फिर वस्तु में परमानेंट डिफ्लेक्शन हो जाएगा, स्थायी विरूपण हो जाएगा, फिर बाह्य बल हटाने में भी वस्तु उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। ठीक है। और प्रत्यास्थ सीमा जो है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट को अपन समझते हैं कि सब आपके हैंड रिटन नोट्स की कॉपी में लिखा हुआ मिला है, पीडीएफ में लिखा हुआ मिला है। ठीक है। तो यहाँ से बोल बोल के लिखाऊं मैं, ये अच्छा नहीं लगता। बोल बोल लिखाऊंगे तो डाटा भी, नेट का डाटा भी खत्म होगा और टाइम भी खराब होगा। तो पीडीएफ नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है। नोट क्या है? जो प्रत्यास्थ सीमा है इसे समानुपाती सीमा भी कहा जाता है, ये याद रखना, समानुपाती सीमा। जो प्रत्यास्थ सीमा है इसे समानुपाती सीमा भी कहा जाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक नोट और है, वो नोट क्या है उसे भी अपन समझ लेते हैं। वो नोट न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा। क्या है नोट? नोट ये है कि जो दोस्तों तनावी प्रतिबल व तनावी विकृति, तनावी प्रतिबल व तनावी विकृति, इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाता है। जब भी क्वेश्चन में तनावी प्रतिबल या तनावी विकृति दे रखा है तो इसको धनात्मक लिया जाता है। धनात्मक क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर दोस्तों क्वेश्चन में संपीड़न प्रतिबल व संपीड़न विकृति दे रखा हो, संपीड़न विकृति दे रखा हो तो इसे नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि ये लंबाई में क्या करते हैं? कमी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना कि यदि तनावी प्रतिबल और तनावी विकृति हो तो उसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि संपीड़न प्रतिबल या संपीड़न विकृति हो तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना भैया। ठीक है। ये अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिख लेना। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है। अगले टॉपिक के बारे में दोस्तों अपन समझते हैं अगला टॉपिक क्या है। ठीक है। एक बार इसे आप दो देख लो नोट को अच्छे से, फिर आगे अपन चलते हैं। ठीक है। चलाएंगे। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। आगे हम चलते हैं और अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें पहला टॉपिक है पार्श्व विरूपण। पहला जो टॉपिक, अगला टॉपिक है अपना पार्श्व विरूपण। पार्श्व विरूपण, पार्श्व विरूपण को इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल डिफॉर्मेशन। लेटरल डिफॉर्मेशन क्या होता है? पार्श्व विरूपण, लेटरल डिफॉर्मेशन। दोस्तों ये एक छड़ है जिसकी लंबाई L है। जब मैंने इस पे तनाव बल लगाया तो तनाव बल के कारण इसकी लंबाई बढ़कर L प्लस डेल्टा L होगी, L प्लस डेल्टा L होगी। तो दोस्तों लंबाई में तो विरूपण हो गया और लंबाई में विरूपण होकर लंबाई बढ़कर L प्लस डेल्टा L होगी। लेकिन इसके मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इसकी चौड़ाई में कमी आ जाएगी, चौड़ाई में कमी होकर B माइनस डेल्टा B हो जाएगी। इसकी मोटाई में भी कमी आ जाएगी, मोटाई T माइनस डेल्टा T हो जाएगी। मोटाई को T से रिप्रेजेंट करता है, मोटाई को इंग्लिश में थिकनेस बोलते हैं इसलिए T से रिप्रेजेंट करते हैं। चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं इसलिए D से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमीटर में भी कमी होगी तो D माइनस डेल्टा D, यानी व्यास में भी कमी होगी तो D माइनस डेल्टा D। तो दोस्तों अपन ने जो बल लगाया ये इसकी अक्ष के समांतर लगाया। क्या लगाया? इसकी अक्ष के समांतर लगाया। तो इसकी लंबाई में जो विरूपण हो रहा है ये भी इसकी अक्ष की दिशा में हो रहा है। तो लंबाई में जो विरूपण हो रहा है वो तो इसकी अक्ष की दिशा में हो रहा है,
लेकिन दोस्तों चौड़ाई में विरूपण, मोटाई में विरूपण और व्यास में जो विरूपण हो रहा है, किसमें? व्यास में जो विरूपण हो रहा है, इन तीनों में जो विरूपण हो रहा है ये लंबवत दिशा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में। तो दोस्तों किसी अक्षीय बल के कारण, किसी अक्षीय बल के कारण यानी अक्षीय दिशा में लगने वाले बल के कारण यदि लंबवत दिशाओं में विरूपण होता है, अक्ष के लंबवत दिशाओं में विरूपण होता है, तो ऐसे विरूपण को पार्श्व विरूपण कहा जाता है। तो क्या होगी पार्श्व विरूपण की डेफिनेशन? कि यदि किसी अक्षीय भार के कारण, उस किसी वस्तु के अक्षीय भार के कारण उसकी लंबवत दिशाओं में यदि विरूपण होता है, डिफ्लेक्शन होता है, तो उसे पार्श्व विरूपण, लेटरल डिफॉर्मेशन कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर लंबवत दिशा में जो विकृति होगी, जो डिफॉर्मेशन के कारण जो विकृति होगी लंबवत दिशाओं में, यानी चौड़ाई में विकृति, मोटाई में विकृति और व्यास में विकृति, ये डेल्टा डी आएगा। व्यास में जो विकृति होगी, इन तीनों में जो विकृति होगी उसे अपन पार्श्व विकृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्श्व विकृति। तो पार्श्व विरूपण के कारण जो विकृति उत्पन्न होगी, लेटरल स्ट्रेन, इंग्लिश में बोले क्या बोलेंगे इसे? लेटरल स्ट्रेन। तो लंबवत दिशाओं में यानी उसकी चौड़ाई में, मोटाई में जो विकृति, व्यास में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे अपन पार्श्व विकृति कहते हैं। पार्श्व विकृति की जो दिशा होती है दोस्तों वो अनुदैर्घ्य विकृति के लंबवत होती है। अब अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है दोस्तों? जो लंबाई में विकृति उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है अनुदैर्घ्य विकृति। क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य विकृति। तो लंबाई में यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ, लंबाई में जो विरूपण हुआ, लंबाई में विरूपण के कारण जो विकृति उत्पन्न होगी, यानी अक्षीय दिशा में जो विकृति उत्पन्न होगी उसे तो अपन अनुदैर्घ्य विकृति कहेंगे, और लंबवत दिशाओं में जो विकृति उत्पन्न होगी उसे अपन पार्श्व विकृति बोलेंगे। और अनुदैर्घ्य विकृति की दिशा और पार्श्व विकृति की दिशा विपरीत होती है, यानी ये विपरीत प्रकृति के होते हैं। दोस्तों ये लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं जबकि ये तीनों कमी कर रहे हैं, तो एक में तो वृद्धि हो रही है, बाकी तीनों में क्या हो रही है? कमी। तो इन दोनों की प्रकृति जो होती है वो एक दूसरे की क्या होती है? विपरीत होती है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो पार्श्व विकृति है और जो अनुदैर्घ्य विकृति है, इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर होता है वो एक दूसरे से क्या होता है? विपरीत होता है। विपरीत कैसे होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है? एक बार कमेंट करके रिप्लाई कर दे क्लास में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मज़ा आएगा तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है देवता हूँ, तो कमेंट जरूर करें क्लास आपको कैसी लगी, क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, जैसा भी हो फीडबैक जरूर दे कमेंट करके, ताकि पता तो लगे क्या हो रहा है, मामला क्या चल रहा है, सीने में आग भी लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला टॉपिक है अपना वह है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। क्या है? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको अपन को समझना जरूरी है। क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उसे अपन समझते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट अपन समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में। दोस्तों ये एक वृत्ताकार छड़ है, एक वृत्ताकार छड़ है जिसकी लंबाई L है। इस पर एक तनावी बल या संपीड़न बल भी लग सकता है। तनावी बल F लग रहा है। इसका जो व्यास है, इसका जो डायामीटर है वो स्मॉल d है। इसकी जो मोटाई है यानी जो थिकनेस है इस वृत्ताकार छड़ की वो स्मॉल t है। हालांकि अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और बता देते हैं। तनावी बल F लगने के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि होगा, और लंबाई में वृद्धि होकर कितनी हो जाएगी? L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। इसके व्यास में कमी होगी, व्यास में कमी होकर क्या हो जाएगा? D माइनस डेल्टा D हो जाएगा। और इसके मोटाई में भी कमी होगी, मोटाई में कमी होकर कितना हो जाएगा? T माइनस डेल्टा T हो जाएगा। कब? तनावी बल लगने पर, तनावी बल के कारण, तनावी बल के कारण। ठीक है, ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों तनावी की जगह मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ? संपीड़न बल लगा रहा हूँ, संपीड़न बल के कारण। अगर इस पर मैं संपीड़न बल लगा रहा हूँ
तो संपीड़न बल लगाने पर कंप्रेस करता है, वस्तु को दबाने की कोशिश करता है, संपीड़न बल यानी उसकी लंबाई में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, लंबाई कमी होकर एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगी, लंबाई में कमी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त व्यास में वृद्धि हो जाएगी, व्यास में वृद्धि होकर डी प्लस डेल्टा डी हो जाएगा, और मोटाई में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, संपीड़न बल लगाएंगे, तो लंबाई में तो कमी होगी, क्योंकि उसे अपन कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो उसकी लंबाई में कमी होगी, लंबाई में कमी होगी तो बाकी इन सब में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो व्यास में भी वृद्धि हो जाएगी, व्यास में वृद्धि होने के बाद व्यास कितना हो जाएगा, डी प्लस डेल्टा डी, और मोटाई में वृद्धि होने के बाद मोटाई कितनी हो जाएगी, डी प्लस डेल्टा डी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने बात करी, ये कंसेप्ट है, ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपन अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो आगे एक इम्पोर्टेंट नोट है, उस नोट को अपन समझते हैं। नोट क्या है? नोट ये है बच्चों, सबसे पहला आज बात करते हैं अपन अनुदैर्घ्य विकृति के बारे में, अनुदैर्घ्य विकृति के बारे में। तो मैंने आपको बताया अनुदैर्घ्य विकृति यानी अक्ष के अनुदेश जो विकृति उत्पन्न होती है, यानी लंबाई में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे अनुदैर्घ्य विकृति कहा जाएगा। तो लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य विकृति कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था। सेकंड अपन ने बात की थी पार्श्व विकृति की। पार्श्व विकृति यानी लंबवत दिशाओं में जो विकृति उत्पन्न होती है, लंबवत दिशाओं में जो अक्ष के लंबवत दिशाओं में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, पार्श्व विकृति कहा जाता है। तो पार्श्व विकृति लंबवत दिशाओं में एक तो चौड़ाई में परिवर्तन था, तो चौड़ाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक चौड़ाई के अनुपात को पार्श्व विकृति कहा जाएगा। मोटाई में परिवर्तन भी लंबवत दिशा में था, तो मोटाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक मोटाई के अनुपात को भी क्या कहा जाएगा, पार्श्व विकृति कहा जाएगा। व्यास में परिवर्तन भी लंबवत दिशा में था, तो व्यास में परिवर्तन तथा प्रारंभिक व्यास के अनुपात को भी क्या कहा जाएगा, पार्श्व विकृति कहा जाएगा। तो अनुदैर्घ्य विकृति लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, जबकि पार्श्व विकृति डेल्टा बी अपॉन बी या डेल्टा टी अपॉन टी या डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला टॉपिक अपना वह है पॉइजन रेशियो यानी पॉइजन अनुपात। अगला टॉपिक क्या है, पॉइजन अनुपात। अब इसे जहर रेशियो मत बोल देना, इसे इंग्लिश में भी पॉइजन अनुपात ही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। क्या होता है दोस्तों पॉइजन रेशियो, पॉइजन अनुपात? बहुत ही सिंपल परिभाषा पॉइजन अनुपात की है। पॉइजन अनुपात होता है दोस्तों पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को। पार्श्व विकृति क्या होती है ये अपन ने पढ़ा, और अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है ये अपन ने पढ़ा। तो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहा जाता है। इसे म्यू या स्मॉल 1/m से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, या तो म्यू से या 1/m से। यह म्यू होता है, क्या होता है म्यू, ये पेपर में लिखना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो किसी भी वस्तु में उत्पन्न पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहा जाता है, और पॉइजन अनुपात को म्यू या 1/m से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसके यूनिट की अपन बात करें, इसके मात्रक की अपन बात करें, तो दोस्तों विकृति खत्म, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, यूनिट लेस। ठीक है, विकृति से विकृति कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब दोस्तों पॉइजन अनुपात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे अपन समझ लेते हैं। ये बातें डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आपके एक नंबर के जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वहाँ पे इन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक नंबर के 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, वो आपको करना ही पड़ता है। वहाँ पर यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन पॉइजन अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं पॉइजन अनुपात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। ऐसे नोट बना के, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पेपर में भी से नोट बना के लिखना है आपको, तभी बढ़िया
नंबर मिलेंगे। ये अच्छे नंबर लाने के क्या है, टोट के है, टोट के, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कि पॉइजन अनुपात से संबंधित है, उन्हें 1 बाय 1 अपन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोट नंबर 1 की, पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइजन अनुपात का मान वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। पॉइजन अनुपात का जो मान है दोस्तों, वो वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है कि जो वस्तु है कौन से पदार्थ की बनी हुई है। तो जब पदार्थ पर निर्भर करता है इसका मान, तो अलग अलग पदार्थ के लिए पॉइजन अनुपात का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पॉइजन अनुपात का जो मान है वह पदार्थ पर निर्भर करता है, वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो अलग अलग वस्तुओं के लिए यानी अलग अलग पदार्थों के लिए पॉइजन अनुपात का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है अधिकांश धातुओं के लिए, अधिकांश धातुओं के लिए इसका मान 0.25 से 0.33 तक होता है। 0.25 से 0.33 तक होता है। अपन को ध्यान रखना है कि अधिकांश धातुओं के लिए पॉइजन अनुपात का जो मान है वह 0.25 से 0.33 तक होता है। बहुत सी बुकों में 0.25 की जगह 1/4 लिखा रहता है और 0.33 की जगह 1/3 लिखा रहता है, ठीक है। इन दोनों का एक ही मतलब है, या तो 0.25 से 0.33 या 1/4 से 1/3 तक होता है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है पॉइजन अनुपात की सहायता से किसी वस्तु में आयतन विकृति को ज्ञात किया जा सकता है। ये तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि पॉइजन अनुपात की सहायता से कोई भी वस्तु है उस वस्तु में आयतन विकृति का यानी एप्सिलॉन वी का मान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल जब अपन सोल्व करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो पॉइजन अनुपात की सहायता से आयतन विकृति यानी एप्सिलॉन वी का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वह है कि पॉइजन अनुपात का मान जितना तनाव में होता है उतना ही क्या होता है, संपीड़न में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि पॉइजन अनुपात का जो मान है वो जितना तनाव में होता है यानी जितना टेंसाइल फोर्स लगाने में होगा उतना ही संपीड़न बल कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर होगा, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि पॉइजन अनुपात से संबंधित थे, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं जो भी हमने पढ़ा इसके आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा और गिवन डेटा में लिख दूंगा जैसे अपन ने कल किया था। क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में लिखा हुआ है, वहां से आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। गिवन डेटा जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसे किस में लिख देंगे, गिवन डेटा में। जैसे कल मैंने आपको बताया था, तो एक 3 मीटर लंबी एवं 3 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2 सेंटीमीटर मोटी स्टील की आयताकार छड़ है। एक तो 3 मीटर लंबी यानी इसकी लंबाई दे रखी है 3 मीटर, ठीक है, एवं 3 सेंटीमीटर चौड़ाई यानी इसकी चौड़ाई दे रखी है, बी का मान 3 सेंटीमीटर तथा इसकी मोटाई यानी स्मॉल टी का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। लंबाई को एल से दर्शाते हैं, 3 मीटर दे रखा है, चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं, 3 सेंटीमीटर दे रखा है और मोटाई 2 सेंटीमीटर दे रखा है जिसे अपन टी से दर्शाते हैं। तो एक आयताकार छड़ है जो कि 3 मीटर लंबी है, 3 सेंटीमीटर चौड़ी है और 2 सेंटीमीटर मोटी है। उस पर 3 टन का अक्षीय तनाव बल लग रहा है। कितने टन का, 3 टन का एक अक्षीय तनाव बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बल का मान दे रखा है 3 टन, 3 टन, ठीक है। यदि इस्पात के लिए जो छड़ है वो स्टील इस्पात की है, स्टील की है, इसका प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक यानी कैपिटल ई का मान दे रखा है मैं 2 × 10⁶ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 2 × 10⁶ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा पॉइजन अनुपात 0.3 हो तो यानी म्यू का मान दे रखा है 0.3। कितना दे रखा है 0.3। 0.3 हो तो लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई में परिवर्तन ज्ञात करो। लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल, चौड़ाई में परिवर्तन डेल्टा बी तथा मोटाई में परिवर्तन डेल्टा टी ज्ञात करो। यानी डेल्टा बी, डेल्टा एल और डेल्टा टी का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सौ की दुनिया हिल जाएगी, इसे आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं एक क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक आयताकार छड़ है जिसकी लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, मोटाई 2 सेंटीमीटर है। उस आयताकार छड़ पर 3 टन का अक्षीय तनाव बल लग रहा है। यदि उस छड़ के लिए प्रत्यास्थता गुणांक का मान ई का मान 2 × 10⁶
किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो तथा पॉइजन अनुपात का मान 0.3 हो तो पॉइजन अनुपात को अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 0.3 हो तो लंबाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन तथा मोटाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, स्टेप फर्स्ट की अपन बात करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो इनकी बिरादरियां चेंज करो, बिरादरियां सेम करो। ई का मात्रक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले अपन को ई के मात्रक को चेक करना है। ई का मात्रक किस में है? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जो डायमेंशन होगी, जो विमाई होगी, वो इसी मात्रक के अनुसार होगी। यानी जो फोर्स होगा वो किलोग्राम में होगा और फोर्स के अलावा जो और डायमेंशन है वो किस में होनी चाहिए? सेंटीमीटर में। तो दोस्तों यहाँ पे फोर्स बल का मान टन में दे रखा है। किस में दे रखा है? टन में। तो टन को पहले किलोग्राम में चेंज करा जाएगा और टन को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 1000 से। तो ये कितना आ जाएगा? 3000 किलोग्राम बल का मान आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में स्टार लगा के। क्या लगा देता हूँ? स्टार लगा के लिख देता हूँ। टन को किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये पेपर में मत लिख लाएं इसे, और लिखो तो बड़ी बात है, एग्जाम में भी खुश हो जाएगा कि छोरा एक एक चीज़ बता रहा है तो अच्छे नंबर दे देगा। तो टन को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। 1000 से गुणा किया जाता है। किससे गुणा करेंगे बच्चों? 1000 से गुणा कर देंगे। इसके बाद ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डायमेंशन किसमें है? सेंटीमीटर में। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये तो पता है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो किसमें आ जाएगा? 300 सेंटीमीटर। अब दोस्तों बिरादरी अपन ने सेम कर ली, इसकी जातियाँ एक समान कर ली। जातियाँ एक समान करने के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा टी, यानी लंबाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन और मोटाई में परिवर्तन का मान ज्ञात करना हो, तो सबसे पहला फॉर्मूला स्टेप फर्स्ट में फॉर्मूला में लगाना है वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए ई। ये फॉर्मूला अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ से सबसे पहले डेल्टा एल ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? डेल्टा एल। तो एफ का मान क्वेश्चन में दे रखा है 3000, ये 3000। एल का मान क्वेश्चन में दे रखा है 300। क्षेत्रफल क्वेश्चन में नहीं दे रखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर क्वेश्चन में कभी भी चौड़ाई और मोटाई दे रखी हो, क्वेश्चन में अगर कभी भी चौड़ाई और मोटाई दे रखी हो तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है चौड़ाई इंटू मोटाई। क्या लगाना है? चौड़ाई इंटू मोटाई। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में चौड़ाई और मोटाई दे रखी हो तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है चौड़ाई इंटू मोटाई। तो चौड़ाई कितनी है? 3 और मोटाई कितनी है? 2। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या जाएगा? क्षेत्रफल। तो ए की जगह 6 और ई का मान दे रखा है 2 × 10⁶। इसे अपन सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर आपके पेपर में अलाउ है, कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल का मान आ जाएगा। कैलकुलेटर चलाना मैं किसी दिन आपको सिखा दूंगा। कैलकुलेटर सब लेकर सभी साथ बैठ जाना, ठीक है। हालांकि चलाना तो आपको आ गया होगा, फिर भी नहीं आया होगा तो कैलकुलेशन करना मैं आपको सिखा दूंगा। तो दोस्तों इससे डेल्टा एल का मान आ जाएगा 0.075। लंबाई में परिवर्तन हो चाहे लंबाई हो, उसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर में होता है। तो यार मीटर में तो है नहीं, किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो डेल्टा एल का जो मान आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। अगर ये मात्रक नहीं लगाओगे तो इसके नंबर कट सकता है। तो दोस्तों डेल्टा एल तो अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड, वी आल्सो नो दैट दोस्तों अभी कुछ ही देर पहले अपन ने पढ़ा पॉइजन अनुपात म्यू बराबर होता है पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति होता है। ये अपन ने पढ़ा। पार्श्व विकृति दोस्तों डेल्टा बी बटा बी लिख सकता हूं मैं। पार्श्व विकृति का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा डेल्टा बी अपॉन बी, और अनुदैर्घ्य विकृति का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा डेल्टा एल बटा एल, पढ़ा। तो दोस्तों यहाँ से ये बी तो नीचे आ जाएगा बटा में, और ये एल कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये तो आपको आता होगा नीचे ऊपर ले जाना। तो
ये तो 10वीं पास करके आया हो तो बी तो नीचे बटा में आ जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा बी इंटू एल बटा बी नीचे आ जाएगा तो बी इंटू डेल्टा एल। ठीक है दोस्तों, तो म्यू का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना 0.3, तो ये 0.3 बराबर डेल्टा बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो डेल्टा बी की जगह डेल्टा बी, एल का मान क्वेश्चन में दे रखा है 300 बटा बी, इधर नहीं दिख रहा, इधर बता देता हूँ, चलो इधर नहीं दिख रहा तो इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से इधर लिख देता हूँ भैया। इसके बाद इधर आ जाना, म्यू का मान कितना दे रखा है 0.3, तो म्यू की जगह 0.3 बराबर डेल्टा बी अपन को ज्ञात करना है, एल का मान 300 दे रखा है, ये 300 बटा बी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 3 इंटू डेल्टा एल का मान अपन ने ज्ञात कर लिया 0.075। दोस्तों इन दोनों को गुणा करके इधर वज्र गुणा कर देंगे और इस 300 को नीचे बटा में ले आएंगे, तो किसका मान आ जाएगा, इससे डेल्टा बी का मान आ जाएगा, तो डेल्टा बी बराबर 0.3 इंटू 3 इंटू 0.075, इसको मैंने इधर वज्र गुणा कर दिया और इस 300 को नीचे बटा में ले आया, इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बी का मान आ जाएगा, और डेल्टा बी का मान कितना जाएगा 2.25 इंटू 10 के घात -4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा एल भी ज्ञात कर लिया, डेल्टा बी भी ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों अपन ज्ञात करेंगे डेल्टा टी। क्या ज्ञात करेंगे, डेल्टा टी। तो एक बार इससे आप अच्छे से देख लो, फिर अपन डेल्टा टी भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, चलें आगे। तो आगे अपन चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। स्टेप थर्ड की अपन बात करते हैं। स्टेप नंबर थर्ड में दोस्तों नाउ वापस ये फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू बराबर पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अब पार्श्व विकृति में मैं डेल्टा बी अपॉन बी की जगह डेल्टा टी अपॉन टी भी लिख सकता हूँ, यह भी पार्श्व विकृति होती है, पढ़ा अपन ने, बटा अनुदैर्ध्य विकृति की जगह डेल्टा एल अपॉन एल, ये एल वापस ऊपर चला जाएगा, टी नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा टी इंटू एल बटा टी इंटू डेल्टा एल। डेल्टा टी का मान अपन को ज्ञात करना है, डेल्टा टी का मान इधर सोल्व कर लेते हैं, म्यू का मान 0.3, डेल्टा टी ज्ञात करना है, एल का मान 300 क्वेश्चन में दे रखा है, टी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 2, और डेल्टा एल का मान आया अपने पास 0.075। इससे डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा टी बराबर इसको इधर वज्र गुणा कर देंगे 0.3 इंटू 2 इंटू 0.075, और 300 नीचे बटा में जाएगा। इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा टी कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10 के घात -4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये तीनों अपन ने ज्ञात कर लिया, डेल्टा एल ज्ञात कर लिया, डेल्टा भी ज्ञात कर लिया और डेल्टा टी ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन में यही अपन से पूछा है, तो शानदार तरीके से अपन तीनों ज्ञात कर चुके हैं। बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो इसे आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, अच्छे से आप इसे देख लो, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, चलें आगे। तो न्यूमेरिकल की आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करें भैया, अगर रफ कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की रफ कॉपी में बिना देखें प्रैक्टिस जरूर करना घर पे, जो भी न्यूमेरिकल हो, क्योंकि नहीं तो ये पेपर में आपसे नहीं होंगे। एक बार तो देख लो वीडियो को, फिर थोड़ी देर बाद रफ कॉपी में बिना देखे जरूर करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में।
है भैया। अगला जो टॉपिक है अपना वह है कुछ महत्वपूर्ण संबंध। कुछ महत्वपूर्ण संबंध। दोस्तों ये महत्वपूर्ण संबंध आपको नोट्स में जब बनाऊं तब यहाँ से देख के लिख लेना, क्योंकि ये पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। पीडीएफ के अंदर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप यहाँ से उतार लेना, ये पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगे। 4 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आपको उतारना है। हालांकि बाकी सब कुछ, इसके अलावा सब कुछ पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो 4 महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आपको यहाँ से उतारना है। कुछ महत्वपूर्ण संबंध है। तो पहला संबंध का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है दोस्तों E बराबर 3K इंटू 1 - 2 म्यू। इन संबंधों के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये संबंध भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ये अपन ने पढ़ा यंग मापांक कैपिटल E व आयतन मापांक कैपिटल K के मध्य संबंध, ठीक है। कैपिटल E और कैपिटल K के मध्य संबंध। कैपिटल E क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मापांक, और कैपिटल K क्या है? बल्क मॉडुलस यानी आयतन मापांक के मध्य संबंध। इसके बाद दोस्तों एक संबंध और है E बराबर 2G इंटू 1 + म्यू। म्यू क्या है? म्यू पॉइजन अनुपात है। ये जो संबंध है ये किसके मध्य है? आयतन यंग मापांक कैपिटल E व कर्तन मापांक कैपिटल G के मध्य संबंध ठीक है दोस्तों। और एक जो संबंध है वह इन तीनों के मध्य संबंध है, इन तीनों के मध्य संबंध है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। वह है E बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस जी। किसके मध्य संबंध है? E, K व G के मध्य संबंध E, K व G यानी यंग मापांक, आयतन मापांक व कर्तन मापांक के मध्य संबंध E बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस जी। तो दोस्तों ये 3 महत्वपूर्ण संबंध है जो अपन को ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों एक तो डायरेक्ट एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यंग मापांक और आयतन मापांक के मध्य क्या संबंध होता है, तो आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, या तीनों में से कोई सा भी संबंध आपसे पूछा जा सकता है, या इन तीनों के ऊपर कंबाइंड एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकता है। तो इन तीनों संबंधों के ऊपर अपन एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, ताकि सारे कंसेप्ट अपन अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। मेरी गारंटी है पेपर जब देने जाओगे आप फिजिक्स का तो एग्जाम के अंदर आग लगा दोगे। और जिन्होंने ऐप के अंदर मैथमेटिक्स का कोर्स मेरे से खरीद रखा है और जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, मेरी गारंटी हो मैथमेटिक्स में भी आग लगा देगा, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और पेपर के अंदर आग लगा के आओ, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उससे मैं गिवन डेटा में लिख देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर लंबी तथा 3 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार छड़ है। एक वृत्ताकार छड़ है जिसकी लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। एक 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार छड़ है जिस पर 6000 किलोग्राम का अक्षय खिंचाव बल लग रहा है। अक्षय खिंचाव बल बोल दे या तनाव बल बोल दे, एफ का मान दे रखा है 6000 किलोग्राम। कितना दे रखा है? 6000 किलोग्राम का अक्षय खिंचाव बल लग रहा है। खिंचाव बल को अपन तनाव बल भी बोल सकते हैं। खिंचाव बल लगने के कारण इसकी छड़ की लंबाई 0.09 mm बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई घट जाती है, यानी लंबाई में परिवर्तन। यानी किसका मान दे रखा है? डेल्टा एल का मान दे रखा है। तो लंबाई कितनी बढ़ेगी? यानी डेल्टा एल बराबर 0.009 mm। 0.9 है, सॉरी 0.9 mm इसकी लंबाई बढ़ जाती है, यानी डेल्टा एल का मान दे रखा है 0.09 mm, ठीक है। तथा उसके व्यास में कमी आ जाती है। कितने की कमी आ जाती है? डेल्टा डी बराबर 0.0039 इतने mm की कमी आ जाती है। व्यास में कमी आ रही है यानी डेल्टा डी, लंबाई में वृद्धि यानी डेल्टा एल, ठीक है। ये मान हमें दे रखा है, ठीक है, आ जाती है। तो छड़ के पदार्थ का यंग मापांक,
यानी कैपिटल ई, छड़ के पदार्थ का कर्तन मापांक तथा पॉइजन अनुपात, कैपिटल ई, कैपिटल जी तथा के तथा म्यू, पॉइजन अनुपात यानी म्यू, ये अपन को ज्ञात करना है। आयतन मापांक, कर्तन मापांक और पॉइजन अनुपात की गणना करो। ये भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन ये बने यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ताकि छोटे मोटे क्वेश्चन को तो तुम यूँ हवा में उड़ा दोगे, फिर जब भारी भारी क्वेश्चन अपन कर लेंगे तो छोटे मोटे तो क्या हो गया, उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे, ठीक है। और मेरी गारंटी है क्वेश्चन भी वही आएंगे जो अपन क्लास में कर रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चन को मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक 20 सेंटीमीटर लंबी व 3 सेंटीमीटर व्यास की वृत्ताकार छड़ है जिस पर 6000 किलोग्राम का से खिंचा हुआ बल लग रहा है। खिंचा हुआ बल के कारण उसकी लंबाई में 0.09 mm की वृद्धि हो जाती है, तो तब उसके व्यास में 0.0039 mm की कमी हो जाती है। तो पदार्थ के लिए यंग मापांक, कर्तन मापांक और पॉइजन अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले तो बिरादरें अपन को सेम करनी है। तो यहाँ ई का मात्रक तो अपन को दे नहीं रखा, तो ई के मात्रक के पास जाएं, लेकिन यहाँ पे अपन जा सकते हैं। फोर्स किलोग्राम में दे रखा है, फोर्स किलोग्राम में दे रखा है तो डायमेंशन सेंटीमीटर में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? अगर फोर्स न्यूटन में दे रखा होता तो डायमेंशन मीटर में आनी चाहिए थी, अगर फोर्स किलोग्राम में दे रखा तो डायमेंशन सेंटीमीटर में आनी चाहिए। तो ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, ये एमएम में है। अब एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं? 10 का भाग लगाएंगे तो 0.009 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसमें भी 10 का भाग लगाएंगे तो 0.0039 में किसका भाग लगेगा? 10 का भाग लगेगा तो 0.00039 किस में आ गया? सेंटीमीटर में। ये तो आता है आपको, एक अंक और आ जाएगा, नीचे बटा में 10 है तो एक अंक और आ गया, यहाँ भी बटा में 10 है तो एक जीरो और आ जाएगा, एक जीरो और आ गया। ये तो आता है, 10वीं पास करके आया हो, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था अपन डेल्टा एल का मान ज्ञात करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। वी नो दैट, चाहे तो परिवर्तन वाला क्वेश्चन आ जाए या ई जे के या संबंध वाला क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले डेल्टा एल ही अपन को ज्ञात करना है। डेल्टा एल का फॉर्मूला अब क्वेश्चन में दिमाग में बात आ सकती है, जैसे डेल्टा एल तो क्वेश्चन में दे रखा है, फिर डेल्टा एल क्यों ज्ञात कर रहे हो? डेल्टा एल ज्ञात नहीं कर रहे, डेल्टा एल वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ई का मान ज्ञात करने के लिए डेल्टा एल का फॉर्मूला लगाना जरूरी है। देखो कैसे, डेल्टा एल बराबर अपन जानते हैं एफ एल अपॉन ए ई होता है। क्या होता है? एफ एल अपॉन ए ई। अब यहाँ से ई का मान ज्ञात हो जाएगा, तो ई को मैं इधर ले आता हूँ और डेल्टा एल को नीचे ले जाता हूँ, तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। इस डेल्टा एल को मैं नीचे ले आया और ई को यहाँ ले गया, यानी अदला बदली कर सकते हैं। एफ का मान क्वेश्चन में दे रखा है 6000, एल का मान क्वेश्चन में दे रखा है 20। क्षेत्रफल, अब यहाँ क्षेत्रफल नहीं दे रखा है लेकिन व्यास दे रखा है, और मैंने आपको बताया था जब भी व्यास देगा तो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा π/4d²। लास्ट क्लास में बताया था जब भी व्यास देगा तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगेगा? π/4d²। तो π/4 d का मान 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल का मान 0.009। इसे कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो कैपिटल ई का मान आ जाएगा। और दोस्तों कैपिटल ई का मान कितना आ जाएगा? कैपिटल ई का मान आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁶। और कैपिटल ई का मात्रक बल किलोग्राम में, तो मात्रक क्या आएगा? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मात्रक लगाना भूल जाओगे तो नंबर देना भूल जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। तो मात्रक लगाना मत भूलना, ई का मात्रक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। ई अपन ने याद कर लिया। इसके बाद स्टेप सेकंड की अपन बात करें। स्टेप सेकंड में दोस्तों अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? स्टेप सेकंड में सबसे पहले म्यू हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? म्यू। क्यों? क्योंकि जो अपन ने संबंध पढ़े ए बराबर 3k 1 - 2 म्यू, के तो अपन को ज्ञात करना ही नहीं है, के तो नहीं करना ज्ञात, के करना चाहो तो कर लो। चलो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ मैं मेरी तरफ से, के भी याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं कह रहा लेकिन कर लेते अपन तो। अब यहाँ के का मान ज्ञात करने के लिए म्यू का मान जरूरी है, म्यू का मान हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो म्यू का मान हमें पता होना जरूरी है, तो स्टेप सेकंड में म्यू का मान ज्ञात करेंगे। तो नाउ म्यू का फॉर्मूला अपन जानते हैं, म्यू बराबर यहाँ पे डी दे रखा है, तो पार्श्व विकृत लेटरल स्ट्रेन, पार्श्व विकृति में मैं लिख सकता हूँ डेल्टा डी बटा डी, और अनुदैर्घ्य विकृति में लिख सकता हूँ डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। अपन ने पढ़ा म्यू बराबर होता है पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति। अब यहाँ पार्श्व विकृति में ना डेल्टा डी अपॉन डी क्यों लिखा? क्योंकि व्यास की बात की जा रही है,
यहाँ पे चौड़ाई और मोटाई की बात नहीं हो रही, चौड़ाई और मोटाई की बात नहीं हो रही, तो व्यास की बात हो रही, तो डेल्टा डी अपॉन डी पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति में डेल्टा एल अपॉन एल आएगा सही। अब डेल्टा डी नीचे आ जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा डी ये एल ऊपर चला गया और डी नीचे आ गया इंटू डेल्टा एल। मान पुट कर देंगे, डेल्टा डी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 0.00039, एल का मान क्वेश्चन में दे रखा है 20, डी का मान क्वेश्चन में दे रखा है 3 और डेल्टा एल का मान क्वेश्चन में दे रखा है 0.009। इसे सोल्व करेंगे तो म्यू का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? म्यू का। म्यू का मान कितना आ जाएगा? 0.28 आ जाएगा। अब म्यू का कोई मात्रक नहीं होता, पॉइजन अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, तो पीछे मात्रक नहीं आएगा। ठीक है, तो म्यू का मान कितना आ गया? 0.28 आ गया। कितना गया? 0.28। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये मान अपन ने निकाल लिया। अब अपन को जी का और के का मान और ज्ञात करना है। म्यू का भी ने ज्ञात कर लिया, ई का भी याद कर लिया, अब जी का और के का और ज्ञात करना है। तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर अपन जी का और के का भी मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलें भाई आगे। तो आगे अपन चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है भैया। अब स्टेप थर्ड की अपन बात करते हैं। स्टेप थर्ड की तो नाउ अपन फॉर्मूला जानते, ई बराबर 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। के का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा। यहाँ के को यहाँ बचने दो, बाकी इन सबको ई के नीचे बटा में ले जाओ। के को यहाँ छोड़ दो और बाकी सबको ई के नीचे कहाँ चल जाएंगे? बटा में 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो के यहाँ बचा रह गया और 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू कहाँ चल गए? ई के नीचे बटा में चल गए। ऐसे लिख सकते हैं। ई का मान हमने निकाल लिया 1.88 इंटू 10 की घात 6, ये आया था 3 1 माइनस 2 और म्यू का मान 0.28। इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे दोस्तों, तो के का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? के का। और के का मान आ जाएगा 143 18 18.18 143 18 18.18 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मात्रक भी वही रहेगा जो ई का मात्रक रहता है। ठीक है, के का मान आ गया। इसके बाद स्टेप नंबर फोर्थ में अपन जी का मान ज्ञात करेंगे और ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू। फॉर्मूला होता है ये। जी बराबर क्या जाएगा? जी को यहाँ रहने दो, इन सबको ई के नीचे बटा में ले जाएंगे, तो ई बटा 2 इंटू 1 प्लस म्यू ले जाएंगे बटा में। ई का मान 1.88 इंटू 10 की घात 6 आया, बटा 2 इंटू 1 प्लस म्यू का मान 0.28। इसे कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो जी का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? जी का। ठीक है, और जी का मान कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 7.3 इंटू 10 की घात 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अपन के का, ई का, जी का और म्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल था दोस्तों। इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 4 हमारा, इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एक तो पदार्थ के बारे में, ठोस पदार्थ के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब अगले पार्ट में द्रव के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी दाब, वायुमंडलीय दाब, पृष्ठ तनाव, कैसिकत्व, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में जहाँ तक संभावना ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास के लिंक को अपने जो भी ग्रुप है फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे वो कॉलेज के हो चाहे दोस्तों के, सभी में इस क्लास का लिंक शेयर होना चाहिए दोस्तों, तभी मजा आएगा। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मित्रों। ठीक है, कर भला तो हो भला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।